कांग्रेस कहती थी हमारी लाश में उत्तराखंड बनेगा, तो संघर्ष के लिए नहीं है तो मलाई खाने के लिए आए हैं। देहरादून को लूटा, केवल 5 किलो राशन कि तू बस सिर्फ इतना जिंदा रहे कि मेरे को वोट दे सके। क्या अच्छा हो सकता था उत्तराखंड में? पहाड़ और पहाड़ियत के लिए, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के लिए बात करते हैं, मगर जो उत्तराखंड के अंदर पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करना चाह रहे हैं ये लोग छोटी सोच के लोग हैं। भाजपा कहती थी उत्तर प्रदेश का मुकुट है, कभी उत्तराखंड से अलग हम जो है सर धड़ से अलग नहीं होने देने के। क्राइम रेट जो है उत्तराखंड का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब सत्ताएं बेईमान होती हैं तो उसके नागरिकों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। जैसा कि उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो गए और उत्तराखंड में 25 सालों में कितना बदलाव आया, इसी बात पर आज चर्चा करने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं वो अपनी बेबाकी के लिए बहुत जाने जाते हैं, कंट्रोवर्सीज में भी बहुत रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। धन्यवाद। तो पहले तो सर आप ये बताइए कैसे हैं आप? ठीक है? मस्त, बढ़िया है, स्वास्थ्य पानी सब अच्छा है? सब मस्त। ठीक है, चलिए उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम आज, तो उत्तराखंड से ही मैं शुरू करूंगी। उत्तराखंड से बड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं आप जी। ऐसी क्या बात है उत्तराखंड में जो अपने आप को इससे इतना जुड़ा मानते हैं? देखो, मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, मेरी धरती है और अपनी धरती से प्रेम करना एक स्वाभाविक हुआ है। जो जहाँ जन्म लेता है उससे प्यार होना उसका स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो मेरे हर चीजों में पहाड़ दिखता है, इसलिए आपको लगता होगा ज्यादा। हर नागरिक जो जिस राज्य में जन्म लेता है उसको वहां से प्यार होता है। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, बड़ी सामान्य सी बात है। अच्छा, आपने जो ये बात कही कि जो जिस राज्य में जन्म लेता है उससे बड़ा प्यार होता है, पर आज हम उत्तराखंड राज्य में देखते हैं कि यहाँ पर भी पहाड़ी और मैदानों के बीच में अब जो है जंग शुरू हो गई है, लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी सही है ये बात? देखिए, इसको उस तरीके से समझने की जरूरत है, जब बिना विचार के कोई राजनीति करता है तो वो शॉर्टकट रास्ते चुनता है, और जब वो शॉर्टकट रास्ते चुनता है तो वो इस तरह के झगड़े पैदा करता है, छोटे स्वार्थों में राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करता है। अगर आप व्यापक दृष्टिकोण से इस बात को देखें तो ये गलत है। आप भारत के नागरिक हैं, आप इस राज्य में राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको राज्य के समग्र विकास की बात करनी चाहिए। हम इस राज्य के अंदर पहाड़ और पहाड़ियत के लिए, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के लिए बात करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि राज्य उत्तराखंडी है तो फिर गुरुकुल नारसन का व्यक्ति भी है, तो बद्रीनाथ का भी है, उधम सिंह नगर का भी है, तो पिथौरागढ़ के विकास नगर का भी है, तो चक्रोता का भी, त्यूनी का भी है। ये एकता का शब्द है। जैसे जय महाराष्ट्र, जय पंजाब, जय महाराष्ट्र, इस तरह लोग करते हैं, अपने राज्य की जय जयकार भी करते हैं, और अपने हर आदमी कहता है मैं हरियाणा से हूँ, मैं बिहारी हूँ, वैसे ही उत्तराखंडी है। मगर जो उत्तराखंड के अंदर पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करना चाह रहे हैं ये लोग छोटी सोच के लोग हैं। लग रहा है आपको कि मतलब इस तरीके की चीजें होती जा रही हैं, बढ़ रही हैं हमारे राज्य में? आपका उस समय शायद जन्म नहीं हुआ होगा। 80 के दशक में जब राज्य आंदोलन का दौर था, ऐसी ही शक्तियां उस समय भी कहते थे ये पहाड़ी राज्य बन जाएगा तो पहाड़ी भूखे मरेंगे, अगर उत्तराखंड बन गया तो ये खाएंगे कहाँ से, और ये कभी नहीं हो सकता उत्तराखंड, ये तो गलत लोग हैं। कोई कहता था, भाजपा कहती थी उत्तर प्रदेश का मुकुट है, कभी उत्तराखंड से अलग हम जो है सर धड़ से अलग नहीं होने देने के। तो कांग्रेस कहती थी उस दौर में कि ये हमारी लाश में उत्तराखंड बनेगा, जब तक हम जिंदा हैं उत्तराखंड नहीं बनने देंगे। तो क्या उत्तराखंड के जो लोग थे उन्होंने संघर्ष नहीं किया? लगे रहे। और 90 के दशक में ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां घुटनों में आई, संयुक्त संघर्ष समिति के नीचे आई और उत्तराखंड राज्य बना। तो जो लोग ये कहते हैं उन लोगों की कोई राजनीतिक सोच नहीं है, हमारी समग्र सोच है। उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, उसको विकास से जोड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने एकमत करके समाज राज्य बनाया है। और हमारा विश्वास है हमारी इस रणनीति पर पूरा उत्तराखंड एक मत होकर
एक दिन उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आएगा। जिस दिन आएगा ये पहाड़ मैदान के झगड़े खत्म हो जाएंगे, जातिगत झगड़े खत्म हो जाएंगे, विकास को लेकर लोगों की सोच खड़ी होगी, गांव विकास से जुड़ेंगे तो उत्तराखंडियत पनपेगी। जिस दिन उत्तराखंडियत पनपेगी तो हर व्यक्ति के घर के अंदर जो है उजाला होगा, खुशहाली होगी, घर घर में रोजगार स्वरोजगार होगा। और अगर जिस राज्य का नागरिक विकास से जुड़ जाएगा तो उस राज्य के व्यक्ति को नफरत की जरूरत क्या है। इस सोच के साथ उत्तराखंड क्रांति दल काम करिए, मेरा विश्वास है एक दिन आएगा। अब ऐसा भी हो रहा है कि राज्य में कई लोग बाहर से लोग आके जो है राज्य में पहले क्राइम रेट बहुत कम हुआ करता था, उत्तराखंड बिल्कुल क्राइम फ्री हुआ करता था। एक समय था जब यहाँ ऐसे क्राइम्स नहीं होते थे, मारा नहीं, मर्डर वगैरह नहीं होते थे। अब हम देखते हैं कि क्राइम रेट जो है उत्तराखंड का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे आप मतलब किस चीज को फैक्टर मानते हैं कि क्या कारण है इस चीज के पीछे कि यार क्यों बढ़ रहा है ये क्राइम हमारे जो प्रदेश में, उत्तराखंड में? बहुत बेहतरीन सवाल किया बेटा आपने। इस चीज को समझो क्यों बढ़ रहा है। देखिए, जब सत्ताएं बेईमान होती हैं तो उसके नागरिकों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में सख्ती हुई, सारे अपराधी उत्तराखंड में आ गए। अब यहां आए हैं तो कैसे उनको ठिकाना मिलेगा? भाजपा के मेंबर बन जाओ, उसके बाद नाले खाली बेचना शुरू कर दो, नेताओं को पोषित करो और उसके बाद जम के अपराध करो। छोटे मोटे अपराध में सरकार मदद करती है, बड़े अपराध में पकड़े जाते हैं। जैसे अंकिता हत्याकांड हुआ, रवि बड़ोला हत्याकांड हुआ, ममता बहुगुणा हत्याकांड हुआ। कहने का मतलब है बड़े क्राइम में तो पकड़े जा रहे हैं और जब इसकी तह में जा रहे हैं तो पता लगा तो सत्ता के द्वारा पोषित व्यक्ति थे। तो क्राइम रेट बढ़ना स्वाभाविक है। यदि सत्ताएं ईमानदार होती तो उत्तराखंड के अंदर क्राइम रेट में कमी आती, बाहर के अपराधी उत्तराखंड में जल्दी से घुस नहीं सकते थे। हम जो मूल निवास भू कानून की बात करते हैं उसके पीछे लॉजिक यही है कि इस शांतवादियों में कोई रिटायर आदमी आता है, 200-250 गज जमीन लेके अपना घर में जीवन की शांति के लिए यहाँ बसता है, उसके सुख शांति को किसने खो दिया? उन्होंने ही, जो राष्ट्रीय पार्टियों की मेंबर बनने के बाद उत्तराखंड को लूट रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टियां बदनाम हो रही हैं, मगर वो इस पर कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं। कहने का मतलब है आप शिक्षित हो तभी आप इंटरव्यू ले रही हो, मगर राजनीति में तो कुछ जरूरत ही नहीं है। 5 रुपए की रसीद किसी की भी काट दो। जिस दिन स्क्रूटनी हो जाए कि ये व्यक्ति क्यों रसीद कटवा रहा है, इसका प्रोफाइल क्या है, कहाँ का है, जब पूरी जांच के बाद यदि किसी पार्टी का मेंबर बनेगा तो अपराध रेट अपने आप कम हो जाएगा। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय पार्टियों में सारे अपराधी हैं, इसीलिए यहाँ जनसंख्या विस्फोट भी होगा, अपराध भी हो रहे हैं। जिस राज्य में मर्डर हमने कभी सुना नहीं था, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। जिस राज्य में डकैती कभी सुनी नहीं थी, डकैती हो रही है। चोरी चकारी सब कुछ हो रहा है, सुलफैये घर घर पैदा हो गए। ये सब राष्ट्रीय पार्टियां वोट के लिए कर रहे हैं और बाहर वाले उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। हमारा विश्वास है जिस दिन हम आएंगे इनकी स्क्रूटनी करेंगे। फिर उत्तराखंड के अंदर भारत का कोई भी नागरिक रह रहा है तो उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी होगी और हम उत्तराखंड का सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे, ये हमारा विश्वास है। जिस दिन जनता चाहेगी अपने सुरक्षा के लिए हमको सरकार के नजदीक पहुंचाएगी। नहीं तो देख लीजिए जो अपराध हो रहे हैं राष्ट्रीय चरित्र है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। सर, यूकेडी जो उत्तराखंड क्रांति दल है, इसका फॉर्मेशन हुआ इस पार्टी का, जहाँ हमें पता था पहले से कि ऑलरेडी उत्तराखंड में 2 रूलिंग पार्टीज रही, बीजेपी और कांग्रेस। फिर इस यूकेडी को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल राज्य था और हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है पहाड़ की वो बिल्कुल डिफरेंट थी। हम विकास से पिछड़ रहे थे। देश की आज़ादी के कई वर्षों तक हमको विकास से दूर रहे। गांव में शिक्षा की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, हमारे मूल संसाधनों पे कब्जे हो रहे थे। तो हमको लगा कि जब 1952 में जब इस देश के अंदर कई सल्तनतों का विलय हुआ, ऐसी टिहरी सल्तनत का जब विलय हुआ, उस समय पर भी ये आवाज़ उठी कि उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना देना चाहिए। मगर आवाज़ें उठती रही, कभी बना नहीं। 79 में उत्तराखंड क्रांति दल का एक संकल्प के साथ जन्म हुआ, जिसके संस्थापक खड़क सिंह बगड़वाल जी थे, हमारे दिवाकर भट्ट जी थे, बहुत से लोग थे, 53-54 लोग थे, जिन्होंने एक संकल्प के साथ उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म लिया। और हमारा केवल एक उद्देश्य था, राज्य बनना चाहिए और एक ऐसा भूखंड जिसमें देव संस्कृति हो, शराब मुक्त हो, गांव विकास से जुड़े, पलायन रुके और अपने ही संसाधनों में हम जीने के लिए तैयार हों। मगर राज्य बनने के बाद आपने देखा होगा कि जितनी चीजों के लिए राज्य की परिकल्पना करी, 42 से ज्यादा शहादतें देने के बाद राज्य लिया, ठीक उसके विपरीत उत्तर प्रदेश के चरित्र की तरह उत्तराखंड की सरकारें चली
और आज हम कर्ज की गर्त में डूब गए। जिस मूल अवधारणा के लिए राज्य मांगा था वो कहीं से कहीं तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आज फिर उत्तराखंड के अंदर वही आवाजें उठ रही हैं जो नहीं उठनी चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है। हमारा जन्म इस राज्य के लिए हुआ था और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड क्रांदल की जो कल्पना थी कि राज्य के अंदर अंतिम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ेगा तो वो पलायन नहीं करेगा। देखिए, पढ़ाई के लिए पलायन करता है, नौकरी के लिए पलायन करता है, देश रक्षा के लिए पलायन करता है, तो ये तो एक सार्थक पलायन है। मगर 5,000 रुपए की नौकरी के लिए यदि अपने राज्य से दूर बंबई, दिल्ली जाकर नौकरी कर रहा है, 10 लड़के एक कमरे में रह रहे हैं, ये तो जीवन नहीं है ना, नरक है। बिल्कुल। तो ऐसा पलायन का जो उत्तराखंड में 5 लाख से ज्यादा लोग केवल 2 जून की रोटी के लिए पलायन कर गए, ऐसे राज्य की तो हमने नहीं कल्पना करी थी। हमने कहा था कि 64 लाख लोगों का राज्य बनेगा तो उत्तराखंड में चौमुखी विकास होगा। आज 1,35,00,000 हो गए। पहाड़ी मूल का व्यक्ति, जब मैं फिर कहता हूं पहाड़ी मूल का मतलब जो इस परिधि में रह रहा है, वो गुरुकुल नार्सन का व्यक्ति भी है, बद्रीनाथ का भी है। इस परिधि का व्यक्ति की जमीनें छिन गई, नौकरियां छिन गई, वो पलायन को मजबूर है। तो ये राज्य बना किसके लिए? चंद नेताओं को सत्ता भोगने के लिए? ऐसी परिकल्पना तो हमने नहीं करी थी। अनपढ़ जाहिल नेता करोड़ों के मालिक हो गए, ऐसे राज्य की हमने कल्पना नहीं करी थी। देवभूमि में शराब नहीं होनी चाहिए थी, घर घर शराब, हर घर शराब हो रहा है। हमारी पनबिजली परियोजनाओं में बाहर वालों के कब्जे हो गए, हमारे संसाधन बाहर वालों ने लूट लिए। तो ये जो सवाल है जिनको लेकर हम लड़े थे, वो अनसुलझे सवाल आज भी हैं। दोषी अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इन्होंने उत्तराखंड को केवल दोहन का एक संसाधन समझने वाला राज्य बना दिया है, इसलिए जम के लूट रहे हैं, बाहर वाले मजे ले रहे हैं। उत्तराखंड का मूल निवासी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अच्छा, यूकेडी जब इतने समय से है उत्तराखंड में, फिर ऐसी क्या ऐसा क्या कारण है कि अभी भी लोगों के बीच वो भरोसा नहीं जीत पा रही है, सरकार में मतलब सत्ता में नहीं आ पा रही है? ऐसी क्या चीज, एक कमी रह गई है पार्टी के अंदर? क्या लगता है आपको? ये जो सवाल आपने किया ना कि उत्तराखंड के अंदर क्यों सत्ता में नहीं आ पा रही, उसके पीछे हम आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं और सत्ताओं में पूंजीपतियों के पैसे से सत्ताएं लूटी जा रही हैं, तभी तो संसाधन हमारे बिक रहे हैं। मगर आप देख लीजिए, उस राज्य के अंदर लगभग 65-66 क्षेत्रीय दल हैं, बावजूद उसके यूकेडी है ना, तो मुद्दों पे आवाज उठ रही है। बाकी कोई दल उत्तराखंड में संघर्ष नहीं कर रहा है। चुनाव के टाइम पर दिग्भ्रमित करने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा पोषित कुछ क्षेत्रीय दल खड़े हो जाते हैं जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, मगर बुनियादी सवालों पर उत्तराखंड के अंदर आज भी लड़ रही है, जेल जा रही है, मुकदमे झेल रही है, संघर्ष कर रही है। तो आज हम जिंदा हैं तभी हम आपके बीच में बैठे हैं। अगर हम नहीं होते तो आप हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। मतलब ये जो आपने बात कही ना, इससे मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ कि आजकल जो पैसा है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन जीतने के लिए। मतलब अगर कोई जमीनी स्तर पर काम करना चाहता है तो वो नहीं कर पा रहा है, पर जिसके पास बहुत पैसा है, जैसे आपने कहा कि हम आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि हम इलेक्शन में जा पाए, बट जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वो इलेक्शन लड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, जब देश आजाद हुआ उस समय पर आपने देखा होगा कि बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के नेता चुन के आए। लाल बहादुर शास्त्री जैसे चरित्र देखिए। रेल दुर्घटना हुई, छोड़ दिया पद, उसने कहा नहीं, मेरे रहते हुए रेल दुर्घटना होगी, मुझे नहीं रहना। ऐसे सैकड़ों आपको नेता मिलेंगे। मगर अभी वर्तमान में जो दौर चल रहा है, 10-10 मुकदमे लगे हुए हत्या के, बलात्कारों के मुकदमों में घिरे हुए हैं और पार्टियां उन्हें टिकट दे रही है और मजे के बाद वो जीत भी रहे हैं। तो कारण मतलब ऑडियंस जो हमारी जनता है वो अब आंखों पर पट्टी बांध चुकी है, या क्या उनका ऐसा क्या मतलब दिमागी स्थिति कैसी हो गई है कि वो सिर्फ भाजपा के नाम पर वोट दे रहे हैं या फिर मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं? देखिए, ये दौर है। अभी आप मेरा इंटरव्यू चला रही हो तो जनता देखेगी, कुछ प्रतिशत लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, मगर कोई दिखाए ना दिन भर मोदी मोदी, दिन भर धामी धामी, तो जो बेचारी जनता है वो भ्रमित हो जाती है। आप जैसे चैनल हैं जो जनता के दर्द को दिखा रहे हैं, तो जनता को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन की लहर आ रही है। मेरा मानना है ये दौर है, इस दौर में पूंजीवाद हावी है, पार्टीवाद हावी है। कह रहे कि वो लहर, मोदी लहर कहते हैं हम जिसे, तो वो मोदी लहर अब क्या लग रहा है आपको, चलती ही रहेगी या कभी खत्म नहीं होगी क्या ये मोदी लहर? आपको पता होना चाहिए 2014 में मोदी जी संघर्ष करके आए और उसके बाद मोदी जी ने तमाम चैनल बड़े बड़े उद्योगपतियों से खरीदवा लिए,
इस समय 24 चैनल बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियों के, उद्योगपतियों के हैं, और वो रात दिन मोदी मोदी करते हैं। तो गांव का व्यक्ति तो बेचारा समझ ही नहीं पाता। गांव का व्यक्ति को लगता है कि हमारे विकास की बात कर रहे हैं, मगर देखिए बड़े बड़े उद्योग किनको मिल रहे हैं? बड़े बड़े पूंजीपतियों को। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किनको मिल रहे हैं? बड़े बड़े पूंजीपतियों को। और मोदी जी क्या दे रहे? आम जनता को 5 किलो राशन, कि तो जी बस, इससे ज्यादा कुछ ना हो। घर में 5,000 10,000 रुपए राशन के लिए चाहिए, वो नहीं दे रहे, केवल 5 किलो राशन, कि तू बस सिर्फ इतना जिंदा रहे कि मेरे को वोट दे सके। अब हम धीरे धीरे जनता को समझा रहे हैं। अब मोदी जी की इतनी बुरी आदत हो गई कि अब बताइए 10-10 हजार रुपए महिलाओं को ये कहकर दिए जा रहे हैं कि वोट दो, और वो भी ठीक आचार संहिता के समय। तो ये क्या है? ये सत्ता का दुरुपयोग है, गुंडागर्दी है, लोकतंत्र पर हमला है। आप जैसे चैनल दिखा रहे हैं, हमारी बातें जनता तक जा रही है, जनता समझ भी रही है कि हमको 5 किलो राशन, तुम्हारे बच्चे विधायक, तुम्हें पेंशन, तुम्हारे को बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें, तुम बड़े बड़े उद्योगपतियों के दम पर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हो। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम फिर मुद्दों पर आधारित होगा। जो लोग जो सड़क पे संघर्ष करके आएगा उसको जनता जिताएगी। ये दौर इस समय पूंजीपतियों का और पार्टियों का है। ये दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर संघर्ष से निकलेंगे नेता, बड़े बड़े नेता निकले हैं। कर्पूरी ठाकुर है जैसे नेता उत्तराखंड में की जनता ने देखा है, इंद्रमणि बडोनी जैसे लोगों को, फकीर जिसने 3 बार की विधायकी जो छोड़कर पैदल चला और पूरे उत्तराखंड को एक मत कर दिया, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। आपको जो जानकारी नहीं होगी, इस राज्य के लिए सादत देने वाला सलीम भी था तो सरदार सुखबिंदर भी था। कैसा पूरा समाज एक हो गया था एक मात्र गांधी के पीछे। इंटरनेशनल मुद्दा बना इंद्रमणि बडोनी ने जब कहा कि मैं राजनीति छोड़ता हूं, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, कहकर उन्होंने एक संदेश दिया कि लोकतंत्र में संघर्ष को स्वीकारेंगे मगर हम सत्ता के नजदीक नहीं जाएंगे, और राज्य बना। तो मुझे लगता है कि वो दौर फिर आएगा और एक दिन फिर जो लोग मुद्दों पर आधारित अपने मत का दान करेंगे और आएंगे हम लोग। हम घबराए नहीं है। 22 साल मर के कट के लड़ के राज्य लिया, और 20-25 साल संघर्ष करेंगे मगर आएंगे बुनियादी मुद्दों पर। जिस दिन मेरे उत्तराखंड के अंदर की परिकल्पना है गांव का अंतिम व्यक्ति विकास से जुड़े और उसे गर्व हो कि मैं जिसको चुनाव से जिताया है वो हमारे लिए विधानसभाओं में हल्ले मचा रहा है, वो हमारे लिए विधानसभाओं में लड़ रहा है, हमारे लिए बजट लेकर आ रहा है। मेरी ये परिकल्पना है। ऐसी विधानसभा नहीं कि रजत जयंती मना रहे हो। कितने शर्म की बात है कि 25 साल में रजत जयंती के समय पर सरकारों को अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए थी। कांग्रेस को 10 साल की, भाजपा को 15 साल की। क्या हुआ? हम पानी में जहर मिला देंगे, मार देंगे मैदान के लोगों को, हम पानी रोक देंगे। एक कह रहा है कि जो मैदान के लोग जो है हम तो तुम्हें छाती पर अपनी झेल रहे हैं, मतलब जीतते हो पहाड़ से, रहते हो मैदान में। सोचिए उत्तराखंड के अंदर की क्या परिकल्पना रही है राज्य आंदोलन के दौर पे। हमने पहले कह देते हैं झगड़े बाद में होंगे मैदान में। अगर राजधानी गैरसैंण में होती तो गैरसैंण के सदन में जरूर पहाड़ का कोई विधायक कहता कि रहते हो मैदान में और घर बनाते हो पहाड़ में। क्यों? बड़े बड़े होटल किनके हैं? बाहर वालों के तो हैं। मगर जो तंज कसा है उन्होंने, उस तंज जो था वो ये हमारे मुंह पे तमाचा था कि यदि राजधानी गैरसैंण में होती तो शहजाद भी जो है गैरसैंण में 100 गज का प्लॉट ढूंढ के कहता हमारा भी, मेरा भी घर बनवा दो वहां। तो जो हम पर कटाक्ष कसे हैं ये इन्हीं की राजनीतिक बेईमानी के कारण है कि राजधानी देहरादून में बनी। यदि देहरादून की जगह गैरसैंण में होती तो जनसंख्या विस्फोट पहाड़ों में होता, विकास की योजनाएं पहाड़ों में होती, मैदान में विधायकों को नहीं आना पड़ता। मतलब अगर गैरसैंण को राजधानी का दर्जा दिया जाता, वैसे अभी है ग्रीष्मकालीन की लिए तो है दर्जा, तो क्या अच्छा हो सकता था उत्तराखंड में? और आपको ऐसा क्या लगता है कि देहरादून को नहीं बल्कि पूरी तरीके से गैरसैंण को ही राजधानी जो है उत्तराखंड की बना देना चाहिए? देखो 24-25 जुलाई को उत्तराखंड क्रांति दल ने एक आदमकद मूर्ति इंद्रमणि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की लगाकर हमने एक साफ संदेश दिया था कि ये जिला बनेगा चंदन नगर और यहाँ राजधानी होगी, विकास की योजनाएं सारी पहाड़ों में लगेंगी। तो जो फ्लो राजधानी के नजदीक होगा तो वहां जनसंख्या विस्फोट भी होगा, सीमाएं खाली हो रही हैं, गांव खाली हो रहे हैं, सेना का मनोबल टूटता है जब कोई मानव सीमा में नहीं दिखता। तो हमको सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पहाड़ के मध्य राजधानी बनाना बहुत नितांत आवश्यक था। उस समय पे कांग्रेस कहा करती थी राज्य बन गया तो इनकी राजधानी कहाँ होगी। मतलब उस समय भी ये झगड़ा फैलाना चाह रहे थे। बडोनी जी ने बहुत रिसर्च के बाद कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में गैरसैंण को राजधानी की घोषणा करी। आज अगर राजधानी की घोषणा होती तो ये 1,35,00,000 की जो जनसंख्या यहाँ विस्फोट हुआ है
ये ना होता, क्योंकि जो सत्ता के लुटेरे हैं वो गैरसैंण में नहीं पहुंचते, गैरसैंण में मूल जाता। मूल का जब हम कहते हैं तो गैरसैंण में गुरुकुल नारसन का व्यक्ति भी जाता और पहाड़ का भी जाता, मगर बिहार का आदमी वहां जाने से कतराता, क्योंकि वहां उसको संघर्ष करना पड़ता रहने के लिए। तो संघर्ष के लिए नहीं है तो मलाई खाने के लिए आए हैं। देहरादून को लूटा, आशा रोडी पार करी और भाग गए, तो क्राइम रेट कम होता, जनसंख्या विस्फोट ना होता, जनसंख्या पहाड़ों में बढ़ती, मनी का फ्लो पहाड़ों में होता, सड़कें अच्छी होती, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होती, एम्स पहाड़ में बनता। तो पहाड़ का विकास हो, जिस मूल अवधारणा के लिए राज्य मांगा था उस पर काम होता ना। ठीक इसके विपरीत हुआ, इसलिए आज भी उत्तराखंड में आंदोलन हो रहे हैं। ये तो आंदोलन और धरने का प्रदेश बन के रह गया। बताइए, संविदा कर्मचारी धरना दे रहे, स्वास्थ्य के लिए महिलाएं धरना दे रही हैं, शिक्षा के लिए, पानी के लिए पहाड़ों में आंदोलन हो रहे। आज भी 70-75 जगह पर लोग हाय 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 कर रहे, दामी मुर्दाबाद कर रहे। मगर दामी है कि उसको पता है कि मैंने तो चुनाव ईवीएम से जीतना है। दामी को तो पता है कि मेरे पूंजीपतियों के पैसे से मैंने जो है सत्ता लूटनी है, इसलिए वो सुन ही नहीं रहे किसी की। लोकतंत्र में मैंने भी वो दौर देखा है कि अगर हम धरने पे बैठे हैं तो डीएम तुरंत आके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था कि आप धरने से उठिए, आपकी मांग मान ली जाएगी। 24 घंटे धरना चलता था तो डीएम क्या, विधायक आ जाता था, सरकार आ जाती थी और बात को मनवा लिया जाता था और काम हो जाते थे। आज तुम मरते रहो सड़कों पे, रोज भूख हड़ताल कर रहे, मर रहे लोग, फांसी खा रहे, मगर सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी निर्लज्ज सरकार बन चुकी है। कारण, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें वोट लूटना आता है, इन्हें पता है कि हमको कैसे चुनाव जीतना है, इन्हें पता है कि उत्तराखंड के लिए हम कैसे खतरा बनेंगे। इसीलिए तो जनता की सुन नहीं रही, इसलिए उत्तराखंड में आए और आए त्राइमाम हो रहा है। हमारा विश्वास है सब कुछ ठीक होगा एक दिन जरूर। अच्छा, ईवीएम की आपने एक बात कही कि इनको पता है कि ईवीएम से कैसे जीता जाएगा चुनाव। क्या इसके ऊपर थोड़ा सा खुल के बात करेंगे? मतलब ईवीएम से क्या मतलब आपका बोलने का था कि ईवीएम से ही चाहते हैं कि क्या, मतलब वोट चोरी से आपका मतलब नहीं है क्या? आप मुझे एक बात बता दीजिए, बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोट की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने कहा, फिर 7,45,000 हो गए, 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए? कैसे बढ़ गए? खुद सरकार कह रही है कि इतना वोट पड़ा और कह रही है कि 65% वोट पड़ा। क्या दिख नहीं रहा है? फिर दूसरा, इसे भी छोड़िए, चलो हम कह रहे तुम सही है, लोकतंत्र प्रणाली में जीत रहे हम, जी रहे हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज है कि आप ईवीएम से हटाकर बैलेट पर चुनाव कराइए। क्या दिक्कत आ रही है आपको? अगर आप ऑनेस्ट है तो कराओ। अगर आप कहते हो कि इसमें समय खराब होता है तो आप ये बताइए, 1-1 महीने चुनाव कराते हो आप, 6-6 चरणों में, 4-4 चरणों में, तब समय खराब नहीं हो रहा? लोकतंत्र में जब जनता के मन में शक आ गया है कि ईवीएम से चोरी हो रही है, खत्म करो, बैलेट पे आइए। क्यों नहीं आ रहे? जब आप विपक्ष में थे तब आप ईवीएम पर चोरी के 50 आरोप लगाते थे और आज आप ईवीएम पे ऐसे चिपटे हुए हो कि आप मानने को तैयार नहीं हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लोकतंत्र में जनमत जो कहे उस पर चलना चाहिए। हठधर्मिता बताती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा चलिए, आपने उत्तराखंड को पहले से और अब तक बनते हुए देखा है, धीरे धीरे, छोटे से और बड़े तक। बिल्कुल। 25 साल हो गए, हमने रजत जयंती भी मना ली, सब कुछ हो गया। पहले के उत्तराखंड में और आज के उत्तराखंड के वातावरण में, वातावरण की मैं बात कर रही हूँ, कितना अंतर महसूस करते हैं? थोड़ा सवाल आपने ऐसा लंबा कर दिया कि थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी बात करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्रालय था तो 400 करोड़ का एक मंत्री था। इन 25 सालों में 1 लाख करोड़ का बजट हो गया, ह्यूज बजट। साथ में 1 लाख करोड़ का कर्जा भी हो गया, मगर नई बिल्डिंग, नई रोडें कुछ नहीं बनी। तो 1 लाख करोड़ का जो कर्जा हुआ है, किस बात का? इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरा, आपने वातावरण की बात करी है। इसी देहरादून में 9 नवंबर 2000 से पहले जो आदमी रहता था, शाम को बारिश भी देखता था, गुनगुनी धूप भी देखता था, और जब सांस लेता था तो जिंदगी के आनंद लेता था। वर्ल्ड का टॉप क्लास आदमी देहरादून में रहने पे फक्र महसूस करता था। इन 25 सालों में साइनस की प्रॉब्लम, गैस चैम्बर, जाम, गर्मी, मौसम का परिवर्तन, सब कुछ देहरादून में बर्बादी के आंकड़े आ रहे हैं। वाटर लेवल देहरादून का बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। जोहान्सबर्ग बनने को तैयार है देहरादून। यहाँ पानी का वाटर लेवल इतना नीचे चला गया कि देहरादून में आने वाले टाइम पे पानी का संकट हो जाएगा। कारण
डोईवाला से लेकर आप विकासनगर तक में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, पेड़ खत्म कर दिए। 7 बड़ी नहरें थी देहरादून की सुंदरता की, सारी बंद कर दी। रिस्पना बिंदाल जो है नाला बन गया, उस पर पूरा कब्जा करा दिया। तो देहरादून की खूबसूरती को किसने खत्म किया इन 25 सालों में? तो जो आप कह रही हैं 25 सालों में हमने शहर बर्बाद कर दिए, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, जनसंख्या विस्फोट करा के इसकी खूबसूरती खत्म कर दी। उत्तराखंड संकट की ओर बढ़ा है, विकास नहीं हुआ है, कर्ज में डूब गया है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है। और उत्तराखंड आज की डेट में मलेरिया, डेंगू, प्लेग, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। आप जाकर हॉस्पिटल में अगर आंकड़े उठाएंगे, मैं बोल नहीं रहा हूं आपके पास, कई चीजें ऐसी हैं कि वो आंकड़े इतने खतरनाक हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं है। ये विकास इन 25 सालों में उत्तराखंड का हुआ है, किसके दोष है? कौन दोषी है? अगर भाव कौन दोषी है तो यही सत्ताएं हैं जिन्होंने नए शहर बनाने थे, गैरसैंण को बनाते, आप चौपता बनाते, पहाड़ों में नए शहर डेवलप करते, पहाड़ में पेड़ लगाते, पेड़ काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनाना है 17,000 पेड़ साहब। और उत्तराखंड के अंदर आपको जो है ऋषिकेश रोड बनाना है 4,000 पेड़ साहब। अगर आप ऐसे ही पेड़ काटते रहोगे तो उत्तराखंड की खूबसूरती तो आप खत्म कर दोगे। पानी खत्म हो जाएगा तो पूरे भारत के लिए पानी का 60% कमी हो जाएगी। हम दुनिया को सबसे ज्यादा सुंदर हवा देते हैं। दिल्ली के अंदर अगर जिंदा है लोग तो उत्तराखंड की हवा से हैं। तो हमारी ग्रीनरी को खत्म कर कर आप कैसे विकास की कल्पना करते हो? तो हम इन 25 सालों में उत्तराखंड को इन राष्ट्रीय पार्टियों की गलत नीति के कारण बर्बादी के कगार की ओर देख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा भट्ट जी, इससे मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है, आशीष नेगी जी का किस्सा याद आ रहा है। उन्होंने एक पीसी के दौरान जो है अपना जूता टेबल पे रख दिया था। वो क्या बात थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या कारण था उसके पीछे? समझने वाली बात है। वो एक ऐसा लड़का जिसकी नौकरी इस बात को लेकर चली गई कि उसको उसके राज्य में एक व्यक्ति ने इतना मारा वो अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहा था। अच्छा। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा मेरा सम्मान पे चोट लगी है, मैं अब इसका जवाब दे संघर्ष के साथ दूंगा। अब वो यूपीडी ज्वाइन कर गया। उसके बाद किसी व्यक्ति कोई होटलियर था जिसकी पत्नी गर्भवती थी, उसकी तनख्वाह नहीं दे रही थी, उसका विदेश में कहीं सिलेक्शन हो रहा था तो उसको तनख्वाह देनी थी। वो आके हमारे यहाँ बोलने लगा, आशीष चला गया उसके पास, बोले आप इसका पैसा दो। उसने उसे चैलेंज कर दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है। जबकि आशीष ने जो है टोपी पहनी हुई थी उत्तराखंड के अंदर की, वो अपना परिचय दिया उसने कि मैं उत्तराखंड के अंदर से हूँ, यूथ का लीडर हूँ और आपने गलत किया। वो आदमी को लाया। अच्छा। वो आदमी को लाया और पक्षकार उसके पक्ष में जो पक्षकार था वो भी पहाड़ी समुदाय का व्यक्ति था। उसने भी कहा कि तुमने गलत किया है, पैसा दो, काम कराया तो पैसा दो। उसके बाद यदि वो नौजवान लड़के को, गुरजवान लड़के को उसकी हैसियत दिखाएगा तो नेचुरल है, प्रतिकार तो करेगा। उसने मारा तो नहीं, उसने कहा ज्यादा चैलेंज करोगे तो ये भी है। अच्छा, मतलब इसीलिए उन्होंने कोई जूता रखा। तुम बदतमीजी करो, तुम पहाड़ियों को पैसा ना दो, तुम तो ठीक, और अगर पहाड़ी पत्रकार कोई पहाड़ी प्रतिकार करे तो तुम उसको कहो कि कैसे कर दिया। बताइए आपको बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। आप तो समझदार व्यक्ति थे। आपका पक्षकार कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो भाई। जब किसी का पैसा देना है तो तुमसे नहीं दिया जा रहा, हम दे देंगे, और तुम किसी का पैसा मत मारो। मामला खत्म। किसने तूल किया? तूल किसने दिया उसको? खुद अपराध किया, खुद पुलिस को पैसा दे रहे हो, खुद उत्तराखंड के अंदर को बदनाम करने के लिए घुमा रहे हो कि उन्होंने जो है जूता दिखाया। तो ये तो ठीक नहीं है, वन साइडेड ठीक नहीं। और इसके जब परिणाम निकलने आए तो कैसे बैकफुट पे चले गए फिर तुम? कितने शर्म की बात है कि तुम कह रहे हो कि पहाड़ियों का राशन रोक देंगे, तुम कह रहे हो कि हम औकात दिखा देंगे। किसने सुलझाया? हम ही थे जिन्होंने कहा कि ये रास्ते ठीक नहीं है, टकराव करोगे तो इसके बड़े गलत परिणाम जाएंगे। तब उनकी समाज के लोगों के साथ बैठ कर बात हुई, उन्होंने गलती मानी कि हाँ हमसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो आज उत्तराखंड के अंदर कार्यालय में 10-15 बच्चे रोज आते हैं कि भाई साहब हमारी तनख्वाह छीन ली, भाई साहब मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब कैसे काम हो रहे उनके धड़ाधड़? इसका मतलब यहाँ का पहाड़ी प्रताड़ित था, उसको काम कराओ। कितना बड़ी प्रैक्टिस है, 2 महीने काम कराओ, लात मारो भगा। वो बेचारा किस पे जाएगा? पुलिस काम करती नहीं। पुलिस की स्थिति देख रहे हो आजकल कितना बदनाम हो रही है पुलिस उत्तराखंड की। क्यों? क्योंकि सत्ता का दबाव है। बहुत बढ़िया तरीका, 5 रुपए की रसीद काटो,
एक होटल चलाओ, होटल में गड़बड़ हो रही, भाजपा के विधायक को फोन कर दो, भाजपा का विधायक थाने में फोन कर देता है, थानेदार सारे चुप हो जाते हैं और पार्टी बेचारा अपने अधिकारों के लिए फिर दर दर भटकता है। जब दर दर भटकता है तो यूकेडी पे आता है, यूकेडी आता है तुरंत न्याय होता है। तब क्यों नहीं करता विधायक? क्योंकि पता है ना कि पहाड़ियों को परेशान करोगे तो यूकेडी छोड़ेगी नहीं। तो आज धड़ाधड़ सबको पैसे मिल रहे हैं, यहाँ तक कि अब फैक्ट्रियों में पैसे में धड़ाधड़ मिल रहे हैं। 7 तारीख की तनख्वाह तो 6 तारीख को चली जा रही, नहीं तो 2-2 साल की तनख्वाह 2-2 साल के उनके एरिया में मिलते थे। कारण यूकेडी है, माहौल सुधर रहा है। हम फिर कहते हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर उत्तराखंडियों को परेशान करोगे तो यूकेडी मददगार है। गुरुकुल नारसन की कई जमीनें, सैकड़ों जमीनें हमने छुड़वाई, सिर्फ फोन किया कि गुरुकुल नारसन के किसी व्यक्ति की जमीन पर अगर ऐसे कब्जा करोगे माफियाओं, तुम्हें रगड़ देंगे। कैसे छोड़ते रहे? फिर तुरंत देहरादून में सैकड़ों जमीनें हमने ऐसे समुदाय के लोगों की छुड़ा दी जो बेचारे व्यवसायिक व्यक्ति लड़ नहीं सकते। तो हम सब उस पीड़ित के साथ खड़े हैं जिसके साथ गलत होता है। मगर राजनीति है, लोग बदनाम करते हैं, जितना यूपीडी को बदनाम करेंगे उतनी टीआरपी हमारी बढ़ेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरुकुल नारसन का भी बाड़ी है तो बद्रीनाथ का भी बाड़ी है। पीड़ित होते हैं तो हमारे पास आते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो न्याय मिलता है। इसलिए आशीष ने सही किया, कोई गलत नहीं किया। गलती उसकी थी, शुरुआत उसने करी, उसने प्रतिकार करा, मामला खत्म। अच्छा, आशीष ने ठीक किया। चलिए, ये तो आज हमें पता लग गया कि एक्चुअल में क्या बात थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटी, अगर आपको कोई परेशान करेगा आप क्या करोगे? प्रतिकार करोगे? और अगर आप प्रतिकार कर रहे हो, मैं रात दिन चलाऊं बदतमीज, बेकार लड़की, तो कैसे लगेगा आपको? मूल पूछना चाहिए कि क्यों ऐसी घटना हुई, तब आपको तारीफ होनी चाहिए। मगर आपकी तारीफ की जगह अगर कोई आपको गलत बोलेगा तो बुरा लगता है। वन साइडेड नहीं चलना चाहिए। अच्छा, अब बॉबी पवार जी पे मैं आना चाहूंगी कि पहले काफी आप लोग उनके सपोर्ट में थे, सब कुछ अच्छा था, फिर आज तक अभी तक क्यों उन्होंने यूकेडी ज्वाइन की, जबकि इतने ऐसे नेता हैं, मतलब पॉलिटिक्स में आए गए हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, बट स्टिल या तो वो अपनी कोई अलग पार्टी बनाते थे या कुछ ऐसा करते, बट उन्होंने यूकेडी को भी ज्वाइन नहीं किया। क्या मतलब ऐसा कारण है? स्टार्टिंग में तो हमने देखा कि एक है, बट अब देखते आ रहे हैं कि स्प्लिट हो गए, मतलब अलग अलग हो गए। क्यों ऐसा, मतलब क्या बात हो गई ऐसी? बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अगर यहाँ कुछ नदी दिख रही तो आप यहाँ पर एंकर बनिए, कल आप छोड़ के चले जाओगे तो कोई रोक सकता? उसी तरीके से बॉबी पवार जब एकता विहार में 10 लड़कों के साथ बैठता था तो शांति प्रसाद बैठ के उसके बगल में उसका मनोबल बढ़ाता था कि बेटा तुम फ्यूचर हो, तुम इतने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसको हमने हर तरफ से सपोर्ट करी, यहाँ तक कि लोकसभा में भी उसको कहा कि नहीं हमने लड़ा कि तुम निर्दलीय लड़ना चाहते हो तो निर्दलीय ही लड़ो। हमने उसे कहा कि तुम जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता ठीक नहीं है, वैचारिक रूप से आप रीजनलिज्म पर आइए, उत्तराखंड का अंदर ज्वाइन कीजिए। उसने कसम खाई कि मैं हारूं जीतूं मैं यूकेडी में आऊँगा। अब नहीं ज्वाइन किया तो हम क्या करें? अब हमारी गलती बताइए। हमने तो उसके लिए आंसू तक गिराए। जब उसकी मदर हमारे कार्यालय में आई थी, तुम्हारे को मैं फुटेज दिखा दूंगा, यूट्यूब में ढूंढ लेना। जब मैंने उसकी माँ को देखा तो मेरे मन में ये भाव आया, मैंने कहा जब इसका बेटा जेल गया होगा, बाहर की औरत है, वर्दी पुलिस की वर्दी देख कर डर जाते हैं। जो महिला पुलिस की वर्दी देख कर डर जाती होगी, उसका एक लड़का जवान जेल चला गया, उस पर 307 हत्या के मुकदमे लग रहे, इरादे थे कत्ल के मुकदमे लग रहे, गंभीर धाराओं के मुकदमे लग रहे। उस माँ को अगर ये पता लगा होगा तो बेचारी कितनी घबराई होगी, गरीब महिला। जैसे मुझे ध्यान आया तो मुझे अपना भी परिवार, अपनी माँ भी ध्यान आई। आंसू ऐसे तो नहीं निकलते, जब आदमी किसी से कनेक्ट करता है तो मैं रो पड़ा। मुझे ये लगा, मैंने कहा यार इस महिला का कितना मनोबल टूटा होगा उस टाइम पर, और आज ये कितना खुश हो रही है कि पार्टी इस लड़के इस बच्चे को गोद में लिए घूम रही है, ये लड़का कल सांसद बनेगा तो इसकी माँ को कितना गर्व होगा। मेरे आंसू छलक गए। और ठीक चुनाव के बाद उसी बेटे ने जो है हमारे साथ धोखा कर दिया, हमें छोड़ के बाद में। तो ये तो सवाल आप उससे पूछो कि क्यों तो यूकेडी में आए और क्यों छोड़ के बाद, कौन गलत है? आशीष नेगी हमारी पाठशाला से, मोहित डिमरी हमारी पाठशाला से, कल कोई भाग जाएगा तो क्या कर सकते हो आप किसी का? आज आशीष नेगी पूरे उत्तराखंड के अंदर छा रखा है। क्यों छाया है? क्योंकि बुनियादी मुद्दों पे काम कर रहा है और उत्तराखंड के अंदर के नेताओं की बात कर रहा है और मुद्दों की बात कर रहा है। लोगों को अच्छा लग रहा है, उसका नाम हो गया। ऐसी बॉबी पवार का था, ऐसी मोहित डिमरी का था, मगर अब जब से वो हटे हैं
आप देख लीजिए नेपथ्य में। मेरी तो शुभकामना है, भगवान करे वो जीते, आगे बढ़े, मगर गलत रास्ते से जीत भी बेकार होती है। जीते तो सत्ता भी, सारे 47 विधायक हैं, किसी काम के हैं ये? अगर ये विधायक होते, जनता के काम कर रहे होते, तो आज इस तरह की सरकारों में लोग इनके खिलाफ नारे लगाते। तो कहने का मतलब है, रास्ता गलत पकड़ोगे तो जीवन भर तड़पोगे। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, और जिस दिन जीतेंगे जनता को लाभ मिलेगा, हमारे को लाभ नहीं, जनता को लाभ मिलेगा। इसलिए बॉबी पवार से पूछिए कि तुमने यूपीडी क्यों छोड़ा, हम तो उसको आज भी अपना मानते हैं। अच्छा चलिए, ये तो राजनीति की बात रही। एक राजनेता से हटकर शांति प्रसाद भट्ट जो एक आम आदमी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी ये सवाल कि राजनीति तो होती रहती है, पर क्या राजनीति के बाहर आकर आपके दूसरी पार्टीज के साथ, या मतलब दूसरे जो राजनेता होते हैं कोई भी पार्टी के, उनके साथ टर्म्स कैसे रहते हैं? मतलब आपके अच्छे मित्र हैं, बातचीत होती है, अच्छे टर्म्स पे बातचीत होती है, ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल, मैं देवभूमि का नागरिक हूँ, और मैं इस मर्यादा को हमेशा ध्यान रखता हूँ कि विपक्षी सिर्फ वैचारिक रूप से हमारे द्वंद्व हो सकते हैं। यदि बुजुर्ग हैं तो मैं पैर छूता हूँ, सम्मान थोड़ा करता हूँ, पर जैसे ही मंच पे आता हूँ तो फिर मेरी अपनी तेवर मेरे हो जाता है। उसके पीछे कारण है, पीड़ा है मेरी। हमने इस राज्य के लिए सब कुछ खोया है, और जब हम उन्हें झूठ बोलते हुए देखते हैं तो एक नफरत सी आती है कि देवभूमि के नागरिक का ये चरित्र तो नहीं हो सकता। सुबह कांग्रेस में, शाम को भाजपा में, सुबह सोनिया गांधी जिंदाबाद, शाम को अटल बिहारी जिंदाबाद, नहीं चलेगा ना। गांव का व्यक्ति जिसके लिए तुम्हें वोट दिया है उसको तो रोटी नहीं मिली, और तुम अपनी तनख्वाहें बढ़ाए जा रहे हो विधानसभा के अंदर। इसलिए मेरे अंदर आक्रोश दिखता है ऐसी झूठी राजनीति में। इसलिए आपको लगता होगा कि मेरे संबंध जो है कैसे होंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरा सबके साथ बहुत अच्छा संबंध है। वो खुद तारीफ करते हैं, वो खुद तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब तू बोलता है। हम तो अपनी पार्टी में बंधे हुए हैं, बोल नहीं सकते, पर तेरे मार्फत से हम अपनी बात को समझा लेते हैं लोगों को। अच्छा, किन किन लोगों के साथ अच्छे मतलब? सबके साथ, मेरा किसी के साथ संबंध खराब नहीं, सब मेरे अपने हैं, और मैं खुल के कहता हूँ। एक मंच पे अभी मेरे हरीश रावत जी बगल में बैठे थे, मैंने मुंह पे कहा, पब्लिक भरी पब्लिक में कहा कि मैं इनको फॉलो करता हूँ। ये व्यक्ति 4 बजे सुबह चुनाव आ रहा है, शाम को फिर जनता के बीच में संघर्ष कर रहा है। पहला मुख्यमंत्री है जो चुनाव ही नहीं जीता कभी। देखिए विधायक का चुनाव कब जीता, हारता जाता है, अपमानित हो रहा है, उसके बावजूद भी सड़क पे संघर्ष कर रहा है। तो मैं क्यों ना कहूं उसकी तारीफ। अरे विरोध किस बात का है कि हरीश रावत जी तुम मुख्यमंत्री थे, राजधानी गठबंधन क्यों नहीं बनी, गांव से पलायन के लिए क्यों नहीं रुका, एम्स ऊपर क्यों नहीं चढ़ा, सारी योजनाएं देहरादून में क्यों, पहाड़ में क्यों नहीं। वो हमारे उनके साथ में वैचारिक बातें हैं। व्यक्तिगत रूप से तो मेरे बुजुर्ग है भाई, मेरे लिए तो बहुत 85-80 साल का व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है, सीखना चाहिए। हम तो 4 दिन में घुटने टेकने की स्थिति में आ जाते हैं बिना पैसे के। वो हरीश रावत ने उस दौर में गरीब के घर से निकला हुआ व्यक्ति कितना संघर्ष किया हुआ। अब मैं हरीश रावत की तारीफ कर रहा हूँ, कल आप छापने लग जाओ हरीश रावत कांग्रेस की ओर जाने की तैयारी, तो ये तो दुर्भाग्य ना हमारा। मेरा कहने का मतलब है, अभी गणेश गोदियाल आया, बहुत बढ़िया लड़का, मगर आना मुद्दों में, आना मेरे सामने, ना तुम्हारी राजनीतिक हैसियत तुम्हें बता दी। तो कहने का मतलब है हम संबंध खराब नहीं कर सकते किसी के साथ, सब अपने लोग हैं, पहाड़ी हैं, सब उत्तराखंडी, मगर चरित्र में राजनीति होगी तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। मतलब शाम को चाय की बैठक पे तो जरूर बैठते हैं साथ में। ऐसा नौबत तो नहीं आती कभी कि हम साथ में बैठे, मगर बैठे कहीं शादी ब्याह में मिल जाते हैं। अच्छा। तो बड़ी सम्मान के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मगर जब राजनीति होती है तो वहाँ भी कोई हाल होता है कि तुमने जो है धोखा दिया हो। चलिए शांति प्रसाद भट्ट जी, अब हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा वाइड अप करते हैं। लास्ट में आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ नाम दूंगी और आपको उन्हें हैशटैग देना है। मतलब जो भी आपके मन में उनके लिए फर्स्ट थॉट आता है, आपने 1 वर्ड में वो बताना है, ठीक है? तो मैं इसको स्टार्ट कर दूँ तो सबसे पहले नाम है गणेश गोदियाल जी का। कैसे तो हरीश रावत जी। शातिर राजनीति में सीएम धामी। कोई चरित्र नहीं। आशीष नेगी। सॉलिड। बॉबी पवार। कंफ्यूज। हरक सिंह रावत जी। पलटू। ठीक है। कर्नल कोटियाल जी। बिना विचार का फौजी। प्रेमचंद अग्रवाल जी। लुटेरा। ठीक है।
अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहूँगी। अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप बताइए आपकी सबसे फेवरेट पहाड़ी डिश कौन सी है? सबसे फेवरेट पहाड़ी डिश कौन सी है? पिछली उड़द दाल और गोथ और ग्वादर रोटी। अच्छा, और चटनी साथ में लगी हो तो और बढ़िया। क्या बात है। और सबसे ज्यादा उत्तराखंड में, वैसे तो आप पूरा उत्तराखंड है बहुत खूबसूरत है, पर ऐसी कौन सी जगह होगी उत्तराखंड की जहाँ पर आप अपना मतलब पूरी जिंदगी बिताना चाहेंगे, पूरी लाइफ टाइम? उत्तराखंड में ऐसी कौन सी प्लेस होगी? आर्थिक स्वतंत्रता हो तो मैं अपने गांव में बहुत अच्छा हूँ। ठीक है। और आपसे पूछना ही चाहूँगी कि अब जैसी स्थिति उत्तराखंड की हो गई है, 3 शब्दों में उत्तराखंड को आप बताइए कि क्या है अभी फिलहाल उत्तराखंड की स्टेट? उम्मीद बहुत है। नेक्स्ट। बहुत कुछ करने की जरूरत है। उम्मीद बहुत है, सुधार होगा मेरा विश्वास है, और बहुत जल्दी ये सुधार कोई करेगा तो वो क्षेत्र करेगा। एक लास्ट मैसेज अपनी साइड से जो आप हमारी ऑडियंस को, उत्तराखंड की जनता को और यूथ को देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा, शिक्षित होकर यदि रोजगार नहीं मिल रहा अपने घर में, दोषी कौन? खुद आप अपने उसमें आत्मचिंतन और मंथन करें। गांव खाली हैं फिर भी अगर राष्ट्रीय पार्टियों को वोट पड़ रहा है तो आप स्वयं अपने में मंथन करें, दोषी कौन है? हम तो संघर्ष के साथी हैं, वैचारिक रूप से लड़ ही रहे हैं। धर्म, जाति, पहाड़, मैदान, यदि इससे आपका विकास होता है तो फिर आपने जो 25 साल किया आपको उस मुबारक। और यदि मानव विकास को विकास से जोड़ना है तो गांव को विकास से जोड़ना है, जंगली जानवरों से निजात पानी है, और अंतिम व्यक्ति सरकार की विकास की योजनाओं का लाभान्वित होते हुए देखना चाहते हैं, तो आओ मिलकर उत्तराखंड को चमन बनाएं, क्षेत्रीय दल को आगे करें। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी, जिनसे आज हमने काफी सारी बातें करी, और आज भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे इस पॉडकास्ट में अपनी बातें रखी। इन 25 सालों में उत्तराखंड कितना बदल गया है, आपके हिसाब से ये हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन वन अनस्क्रिप्टेड।